फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके लिए पहले ही इंग्लिश में वीडियो बनाया जा चुका है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समझना है तो आप हिंदी के लिए ये वीडियो को कंटिन्यू देखें। इसके साथ ही आप नोट्स बनाते चलें और चैप्टर समझते चलें। तो हमारा आज का चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे बनाए हुए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है NTR क्लासेस बाय नितेश सर। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करें। ओके, सो अब बात करते हैं चैप्टर की, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बिजनेस से रिलेटेड एनवायरनमेंट जो होता है, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है और आपका एक बिजनेस है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को, जो कि वातावरण है बिजनेस का, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस पे असर करते हैं। वो कस्टमर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है जिसका बिजनेस आपके बिजनेस के जस्ट पास में हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हो सकती हैं, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सभी जब एक साथ अगर हम इकट्ठा बात करेंगे अगर, तो ये सभी बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है और जिस पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसी को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। Business environment, importance and dimension. To the study of business environment is compulsory for survival and growth of the business. हाँ, किसी भी बिजनेस को सर्वाइवल और ग्रोथ करने के लिए उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हमें फ्यूचर के जो भी खतरे या जो भी हमारे बिजनेस के प्रति जो भी पॉलिसीज अगर कुछ चेंज होने वाली है, या कस्टमर के प्रेफरेंस या उसके टेस्ट चेंज होने वाला है, जैसे कि पहले अगर फैशन में बदलाव आता है और हमारी कोई कपड़े की कंपनी है या हमारी कपड़े की शॉप है, तो उस पर असर न पड़े, तो उसको पहले ही हम उसके अनुसार पॉलिसीज और प्लान्स बना सकते हैं। तो इसके लिए पॉलिसीज और प्लान्स कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए पहले हमें बिजनेस को स्टडी करना होगा, एनवायरनमेंट को स्टडी करना होगा, तब उसके अकॉर्डिंग तो हम कर पाएंगे ना। बड़े बड़े कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में या किसी दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पहले वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उसके बाद ही अपने आउटलेट्स को, अपने वी कैन से अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वो वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जो कि बहुत जरूरी, बहुत कंपलसरी होता है। तो हम इसके ही बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत छोटा है, कुछ पॉइंट्स इसमें से रिमूव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं एक नॉलेज के लिए, बहुत शॉर्ट से ही पॉइंट्स हैं। Business environment concept. It refers to the negative change that occurred in the business environment and hindered the performance of the business. हमने पहले ही बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कि वो सारे फोर्सेस जो बिजनेस पे असर करते हैं और जिसका कंट्रोल बिजनेस का उन पर नहीं होता है, और वो बिजनेस पर और बिजनेस की परफॉर्मेंस यानी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे रुकावटें ला सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या है, कैसा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला तो ये टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस होता है। ये फोर्सेस सभी बाहरी होते हैं जिन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये हो सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, इकोनॉमिकल चेंजेस हो, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस अगर बदल जाता है, फैशन बदल जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बदलाव आ जाता है, टैक्सेशन पॉलिसीज में बदलाव आ जाता है, इंटरेस्ट रेट में बदलाव आ जाता है, कस्टमर सप्लायर्स इन सब में अगर चेंजेस आ जाते हैं, तो ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये एक फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और जिस पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। हाँ, स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जनरल फोर्सेस भी होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब जब किसी एक पर्टिकुलर फर्म पे अफेक्ट करें तो वो स्पेसिफिक फोर्स कहलाता है।
अगर सारी फर्म पे अफेक्ट करें, सारे बिजनेसेस पे अफेक्ट करें, तो वो जनरल फोर्सेस कहलाता है। स्पेसिफिक फोर्स मतलब जब वो किसी एक फर्म, एक इंडस्ट्री की एक फर्म, किसी इंडस्ट्री की एक फर्म पे अगर अफेक्ट करे, तो वो कौन कौन से स्पेसिफिक फोर्सेस हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर वगैरह। जनरल फोर्सेस की अगर बात करें तो वो कई सारी फर्म्स पे अफेक्ट करती हैं किसी इंडस्ट्री के, यानी बहुत सारे फर्म्स पे अफेक्ट करते हैं। ये हो सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इकोनॉमिकल पॉलिसीज, ट्रेडिशन कल्चर में चेंज आ जाना, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाना, तो ये सब जनरल फोर्सेस में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है किसी एक एनवायरनमेंट में बदलाव दूसरे कई चीजों को अफेक्ट करता है, फोर्सेस पे अफेक्ट डालता है। जैसे अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज होता है, कैसे? मान लीजिए अगर इलेक्शन होते हैं और नया गवर्नमेंट आती है, और नए गवर्नमेंट ने आते ही अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ बदलाव ला दिए, उसकी पॉलिसीज में चेंजेस ला दिए, तो कहीं ना कहीं उस पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। तो पॉलिटिकल में चेंज होना, पॉलिटिक्स में चेंज होने का असर पड़ा इकोनॉमी पे। तो आप यहाँ इंटर रिलेटेडनेस देख सकते हैं ना, तो ये भी एक फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, यानी एक चीज पे चेंज होना कई सारी चीजों पे असर उसका पड़ता है। तो इकोनॉमिकल चेंजेस आ जाएंगे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट के बदलते अगर उन्होंने पॉलिसी चेंज की तो उसका असर पड़ जाता है इकोनॉमी पे। तो यहाँ कह सकते हैं इंटर रिलेटेडनेस है। फोर्थ पॉइंट हमारा है डायनामिक नेचर का होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ, ये समय के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई पूरी तरह से नहीं जान पाया, नहीं समझ सका, यानी वो फ्यूचर कोई भी नहीं बता सकता भविष्य में क्या होगा, इसीलिए इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है, इसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो हाँ, ये भी एक फीचर हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर हम बात करेंगे रिलेटिविटी का, तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिविटी एक फीचर है। ये रिलेटिविटी क्या होता है? रिलेटिविटी का मतलब होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं हर जगह का असर वहाँ के बिजनेस पे पड़ता है। जैसे कि अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में ठंड होती है, तो वहाँ पे जैकेट स्वेटर्स का बिजनेस चलेगा, अच्छा है। लेकिन क्या वही बिजनेस उसी समय पे अगर हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान में, जहाँ पे रेगिस्तान एरिया है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो क्या वो बिजनेस वहाँ चलेगा? नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं रिलेटिविटी का मतलब है, ये भी एक फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जगह के हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। तो एक तरह का एनवायरनमेंट दूसरी जगह पे वही पॉलिसी नहीं चलती, इसीलिए उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हर जगह का एनवायरनमेंट वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से होता है, वहाँ की जगह के हिसाब से होता है, वहाँ के लोगों के टेस्ट के हिसाब से होता है, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ के लोगों की डिमांड कैसी है, वहाँ पे डिपेंड करता है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनियां, फॉरेन कंपनियां जब किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो पहले वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करती हैं, उसके बाद ही अपना वहाँ पे आउटलेट स्टार्ट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे। इसमें बताता है इंपॉर्टेंट, हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, क्यों इसको समझना जरूरी है, क्यों इसको स्टडी करना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब पहले जिसने स्टार्ट किया वो उस चीज का मास्टर। जैसे कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हमें पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या किस चीज की डिमांड आने वाली है। इसी तरह अगर बात करें फेसबुक की, मार्क जकरबर्ग ने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा, उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा, एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा, उसे ये महसूस हुआ होगा कि फेसबुक जैसी ऐप बनाए तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, भविष्य में चल के लोग उसको पसंद करेंगे, तो उसने स्टडी किया होगा तभी उसने इसको स्टार्ट किया, बनाया। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और हाँ, जो चीज को पहले शुरू करता है वो उसका मास्टर होता है, इसीलिए यहाँ पे है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसी तरह अगर मैसेजिंग की बात करें, तो पहले चिट्ठियां कबूतर के द्वारा भेजे जाते थे, फिर उसके बाद मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस आए, फिर उसके बाद जा करके व्हाट्सएप आया। लेकिन मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस में भी लिमिट होती थी कि 100 मैसेजेस एक दिन में भेज सकते हैं, आज जो भी लिमिट्स रहते थे। लेकिन उसके बाद आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अनलिमिटेड मैसेजेस भेजने का हमें
फैसिलिटी देता है। और फिर व्हाट्सएप भी फर्स्ट था, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर एप्स ने भी ये सब स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट मूवर हम अगर कहेंगे कि जो मास्टर अगर कहेंगे किसी चीज के लिए तो वो व्हाट्सएप हुआ मैसेजिंग के लिए, उसी तरह फेसबुक के लिए मार्क जकरबर्ग हुआ। तो ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड अगर हम बात करें तो वार्निंग सिग्नल्स। हाँ, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो हमको पहले ही वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि फ्यूचर में अगर कुछ दिक्कत आने वाली है हमारे बिजनेस को, तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा, हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मतलब उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर हमको पता है कि भविष्य में किसी चीज की डिमांड होने वाली है, तो हम उस चीज को पहले से ही अपने पास मतलब अपने बिजनेस में लगा सकते हैं या उसको स्टोर कर सकते हैं कि उसका उसके थ्रू हम अपना बिजनेस को अच्छे से चला सकेंगे उन रिसोर्सेज के थ्रू। तो उसको स्टडी करना बिजनेस एनवायरनमेंट को इसीलिए जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। हाँ, जो इतना तेजी से बदलाव आ रहे हैं, अगर हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करेंगे तो हमें बदलावों के बारे में नहीं पता चलेगा। और अगर हमें नहीं पता चलेगा बदलावों के बारे में, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट से आउट हो जाएगी, अगर हमने अपने आप में एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलाव नहीं लाया तो इसलिए बहुत जरूरी है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। पांचवा पॉइंट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हमें हेल्प मिलती है, असिस्टेंस मिलती है पॉलिसी बनाने में, प्लानिंग करने में। सिक्स्थ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है कि इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हमारी खुद की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है, चेंजेस आते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट में। पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट्स होते हैं, वो फोर्सेस होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो बिजनेस के अंदर ही मौजूद होते हैं और उन पे बिजनेस का कंट्रोल होता है। उसका ही उल्टा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ये एनवायरनमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं ये, लेकिन ये बिजनेस के बाहर होते हैं और बिजनेस का इन पे कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ सारी चीजें बिजनेस मतलब इंटरनली हो, जो कि बिजनेस के अंदर ही बदलाव लाती हैं, उसमें अगर कुछ नेगेटिव चेंजेस आते भी हैं तो उसमें हम सही किया जा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहरी फोर्सेस होते हैं जिनमें चेंजेस हम नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, एम है, पर्पस है, वो जरूरी होता है यहाँ पे। पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, किस तरह की पॉलिसी बनाई है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो उसमें बदलाव लाना चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस कितनी है, किस हिसाब से वो कर रहे हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मेथड यहाँ पे आ जाता है, किस तरीके से इस मेथड से प्रोडक्शन किया जा रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी यहाँ पे आ जाता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन, कितनी डिटेल्स वो रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है बिजनेस में, उसकी बात कर रहा है। सेवेंथ है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, कौन कौन है, किस तरह से काम कर रहे हैं। मैनेजरियल एटीट्यूड एट्थ पॉइंट है, किस तरह का एटीट्यूड वो बिजनेस के प्रति रखते हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है बिजनेस पे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नाइन्थ पॉइंट है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है या बिजनेस के मतलब ऑपोजिट जा रहा है, तो उस पर भी हम चेंजेस ला सकते हैं अगर हमें समझ में आएगा तो। टेंथ पॉइंट है फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, कितने हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब यहाँ पे वर्कर्स, एम्प्लॉयज की बात हो रही है। तो ये थे इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिसका कंट्रोल, बिजनेस का कंट्रोल इन पर होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कि है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये दो तरह के होते हैं और इन पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, इसको ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं, और ये स्पेसिफिक फोर्सेस जो हमने पहले पढ़े थे उसके सिमिलर है।
इसमें भी कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज वगैरह सब आ जाते हैं, जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें या जनरल एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये जनरल फोर्सेस जो हमने पहले पढ़ा था उसके सिमिलर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आना, फैशन में चेंज आना, और जीएसटी, टैक्सेस, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज आना, ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। अगर आप शॉर्ट में इसको लर्न करना चाहते हैं तो आप लर्न करें पेस्ट एल। पेस्ट जो इंसेक्ट्स को कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में, पेस्ट एल और पेस्ट एल लर्न करेंगे। पी फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई फॉर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, एस फॉर सोशल एनवायरनमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एल फॉर लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इसमें गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाते हैं, क्या क्या वो चेंजेस लाते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में टैक्स रेट्स आ जाते हैं, और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं वो सब आ जाते हैं। सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस इसमें आ जाएंगे, ट्रेडिशन अगर चेंज होता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कस्टमर का डिमांड का तरीका बदल जाता है। टेक्नोलॉजिकल की बात करें तो टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है, जैसा कि आजकल हम देख सकते हैं स्कूल्स पहले ऑफलाइन थे, आजकल ऑनलाइन भी चल रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। लीगल एनवायरनमेंट में जो भी स्टेट, लोकल या सेंट्रल लेवल के लेवल पे हो, और जो कि गवर्नमेंट और जजेस कोर्ट के थ्रू जो भी ऑर्डर्स आते हैं, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते हैं, सब चीज़ें लीगल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अगर कोई लॉ में चेंज आ गया, बिजनेस से रिलेटेड लॉज में चेंज आता है, वो सब भी लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन। ये पॉइंट वैसे तो टॉपिक अभी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, 2 पॉइंट नहीं है, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। विड्रॉल ऑफ स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिमांड। मतलब किसी भी करेंसी से उसका लीगल टेंडर का स्टेटस छीन लेना, यानी उसको लीगल टेंडर, जैसे कोई भी करेंसी होती है उसको लीगल टेंडर माना जाता है, वैलिड माना जाता है, हर जगह उसको यूज करना। अगर उस करेंसी से लीगल टेंडर हटा दिया जाए तो वो किस मतलब करेंसी डिमोनेटाइज कहलाती है। डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या है, क्या क्या इससे होता है। पहला तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है एक तरह का, जिससे टैक्स को मेजर किया जा सकता है। अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इसके थ्रू वो टैक्स पे करेंगे तो कहीं ना कहीं टैक्स मेजर हो पाएगा। टैक्स इवेशन कंट्रोल भी होता है। अगर कई लोग टैक्स सेव करते हैं, बचाते हैं, कर सेव नहीं करते, तो डिमोनेटाइजेशन के थ्रू ये उनका कितना टैक्स पे हो रहा है, कितना टैक्स वो अपनी अगर मनी को डिक्लेयर करते हैं बैंक में आकर के, जब वो सबमिट करेंगे करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, तो उस कंडीशन में टैक्स इवेशन कंट्रोल मेजर्स भी एक तरह से काम करता है। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की अगर बात करें तो डिमोनेटाइजेशन, जो लोग घरों में और इधर उधर पैसों को सेव करके रखते हैं, कहीं ना कहीं वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स में आ जाएगा, यानी लोग उसको फिर बैंकों में सबमिट करते हैं, अपनी करेंसीज को डिक्लेयर करते हैं, अपनी मनी को डिक्लेयर करते हैं, तो ये चैनलाइज करता है उसको। फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिंग कैशलेस इकोनॉमी। लेस कैश इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी एक ही बात है। मतलब जैसे कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह का सिस्टम आ गया, तो ये डिमोनेटाइजेशन का एक फीचर होता है कि वो एक इकोनॉमी को कैशलेस बनाए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डिस्कस करना है हमें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आए थे 1991 के बाद से, नहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज क्यों आई थी। जब 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे कंट्रोल किया, फिर उसके बाद जब वो चले गए तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत डेफिसिट्स में जा रहा था सारी चीजें। तब गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, इकोनॉमिकल चेंजेस किए, वहीं से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ आते हैं 3 चीजें, जो कि है लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको एक साथ अगर कहा जाए तो एलपीजी आप लर्न कर सकते हैं, इसको आप एलपीजी पॉलिसी भी कह सकते हैं। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हम शॉर्ट में अगर कहें तो ये होता क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब जैसे कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर कहीं किसी इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना चाहती थी तो पहले ये होता था कि उसको बहुत सारे लाइसेंस बनवाने पड़ते थे, लेकिन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आने के बाद उनको कोई भी लाइसेंस मतलब ज्यादा लाइसेंस नहीं बनवाने पड़ते हैं, कम ही लाइसेंस बनवाने पड़ते हैं। लेकिन जैसे कुछ कुछ डेंजरस कंपनीज हो गए, जैसे केमिकल फॉर्म में बनाने वाले कंपनी या अदर चीजें, डिफेंस वाले कंपनीज हो गए जो आर्म्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको लाइसेंस लेना मतलब रहता है, कंपलसरी रहता है। बाकी कंपनीज जो होते हैं कुछ उनको फ्री कर दिया गया है। तो इसको फ्री क्यों किया है गवर्नमेंट ने? फ्री इसलिए किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी और अपना स्टार्ट करेंगी, तो उससे बेनिफिट होगा कि हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो लिबरलाइजेशन इसलिए था। आई होप ये लिबरलाइजेशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स अगर थी, उसको प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे देना, उनको चलाने के लिए दे देना। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कुछ कुछ गवर्नमेंट की, अगर हम देखें गवर्नमेंट की कंपनीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी क्योंकि बहुत सारी चीजें होती गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए। वहां अगर मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो पाती है तो बहुत सारी कंपनियां डेफिसिट में जा रही थी। तो उनको बैलेंस करने के लिए फिर गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी खजाने में से बहुत सारा पैसा निकाल के लगाते थे उसको बैलेंस करने के लिए, तो बहुत नुकसान होता था। प्राइवेटाइजेशन से होता ये कि गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के कुछ शेयर, ज्यादातर शेयर प्राइवेट कंपनीज को दे देती हैं, वो उस कंपनी को फिर ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर प्राइवेट कंपनीज को दे देती हैं। फिर प्राइवेट कंपनीज को अच्छे से चलाते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसको प्रॉफिट में ले जाते हैं, उससे इकोनॉमी को सपोर्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है सबको फ्री कर दिया है। कोई भी कंट्री हम कहीं भी फॉरेन इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज ओपन कर सकते हैं अपना। तो ये तीनों इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की पार्ट्स है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों किया गया? इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया ताकि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम करा जा सके, इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज किया जा सके। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कुछ गवर्नमेंट अपने तरफ अपने पास जो पैसा रखे रहते हैं वो कुछ इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट में और वो इकोनॉमी सर्कुलेशन में यूज हो सके। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की कंपनियां हमारे इन्वेस्ट करें। एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स, जो भी अनप्रोडक्टिव यूजलेस कंट्रोल्स हैं उनको हटाया जा सके। कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ताकि इंडिया को भी ग्रोथ मिले। कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट, जितने भी फिजिकल डेफिसिट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म जरूरी था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। 7th पॉइंट है इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। 8th पॉइंट है कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्री यूनिट इन द पब्लिक सेक्टर, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। जो भी अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज हैं उसको पब्लिक सेक्टर्स में देकर के। मेजर स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए? वो थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल रिफॉर्म, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। तो ये थे कुछ मेजर्स जो कि डिस्कस करने, मतलब इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट मूव करते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बिजनेस और इंडस्ट्री पे? इम्पैक्ट ये पड़ा कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ। सेकंड था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हुए, क्योंकि ज्यादा कंपनियां मिली तो डिमांड्स बढ़ती गई। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हुआ, चेंजेस की वजह से बाहर की कंपनियां जब हमारे इन्वेस्टमेंट की नई नई टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आई तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बदलाव आए, और जो कि अच्छा है इकोनॉमी के लिए। फोर्थ बात करेंगे नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंजेस की जरूरत थी इस वजह से भी। फिफ्थ हम बात करेंगे नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, ताकि ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो है वो डेवलप हो सके। जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय जो भी हमारे यहाँ हैं एम्प्लॉयज हैं, उनकी उनमें डेवलपमेंट आ सके। तो जब नई कंपनियां, बाहरी कंपनियां आएंगी तो अपने साथ जो भी टेक्नोलॉजी है, स्किल्स लेके आएंगी, वो हमारे वर्कर्स और जो हमारे लोग हैं वो सीख सकते और डेवलप हो सकें।
सिक्स्थ पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन के लिए। सेवेंथ हमारा बात करेंगे लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर्स, ताकि वो सपोर्ट मिल सके, जो भी बजटरी सपोर्ट चाहिए पब्लिक सेक्टर को या जो भी लॉस हुए थे उन सब के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन का इंडस्ट्री और बिजनेस पे इंडिया में क्या फर्क पड़ा। इसमें भी वही बात है, इंक्रीजिंग कंपटीशन। सेकेंड था प्राइवेटाइजेशन करने से रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी प्राइवेटाइजेशन करने के बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उन ऑर्गेनाइजेशंस में कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब प्राइवेट कंपनियां उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, वो ध्यान से काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, काम करने का तरीका और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने लगती है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और सिक्स्थ जो मेन पॉइंट है फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, जब एक प्राइवेट कंपनी को मैनेज करने का पूरा कंट्रोल दिया जाता है तो उसको फ्रीडम मिलती है मैनेजमेंट की, और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता रह जाता। तो ये सब थे इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये तो था चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 के लिए। बिजनेस एनवायरनमेंट काफी शॉर्ट चैप्टर था। बाकी चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में थोड़ी मदद करें। थैंक यू।